हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का एपिसोड 3 तैयार करेंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के एपिसोड 3 में हम लोग जितने भी ट्रायंगल से रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो सभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल की। तो आइए देखते हैं इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल के। तो हम आपको बता चुके थे इसके एपिसोड नंबर 2 में कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, स्केलर ट्रायंगल क्या होता है। जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होती हैं उसको स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं। हमने इसकी तीनों भुजा को जूम कर लिया है। इसकी पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी, तीसरी भुजा सी। अगर आपको विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं तो आप त्रिभुज का एरिया किस तरह से निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो एरिया ट्रायंगल का जो निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे जिसके अंदर ए बी सी जो है वो त्रिभुज की भुजाओं को शो करेगा। जिसके अंदर ए बी सी जो है वो क्या करेगा, त्रिभुज की भुजाओं को शो करेगा। और जो एस है, एस को हम जो है बोलेंगे हिंदी में अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इंग्लिश में बोलेंगे सेमी पेरीमीटर। तो जो एस है वो सेमी पेरीमीटर को डिनोट करेगा यानी अर्ध परिमाप को डिनोट करेगा। तो जो एस होगा हमारा अर्ध परिमाप की बात करिए यानी कि परिमाप का आधा की बात करी है उसने। तो हम यहाँ पर त्रिभुज का जो परिमाप होगा, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग यानी पेरीमीटर, सॉरी तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। इसका आधा कर देंगे, ये हमारी एस की वैल्यू निकल जाएगी। और इसी वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पर कहते हैं हीरोज फॉर्मूला। इसी को हीरोज फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये हो गया एरिया का फॉर्मूला तब जब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई होंगी। अब हम बात करते हैं अगर इसी विषमबाहु त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की तीनों माध्यिका दी गई हो, तीनों मीडियन दी गई हो, तो एरिया किस प्रकार से आप फाइंड करें। ठीक है, देखिए अगर हमें इसी विषमबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों माध्यिका दी गई हो, मान लीजिए माध्यिका ये मीडियन M1 हो गया, ये वाली मीडियन M2 हो गई और ये वाली मीडियन M3 हो गई, कुछ इस तरह से। यानी त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाइयां ना दे करके आपको क्या देगा, माध्यिकाओं की लंबाइयां देगा, तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयां देगा, मीडियंस की लंबाइयां देगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया बराबर 4/3 अंडर रूट एस एम माइनस M1 एस एम माइनस M2 और इंटू में ही चलेगा एस एम माइनस M3, ये चलेगा। जिसमें M1 M2 और M3 जो है वो त्रिभुज की तीनों माध्यिका की लंबाई को शो करेंगे। और जो SM है, SM को कोई प्रॉपर नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन SM होगा तीनों माध्यिकाओं का योग का आधा होगा, तीनों माध्यिकाओं के योग का आधा, इस तरह से। तो यहाँ पे एरिया के दो फॉर्मूले बनते हैं। दो फॉर्मूले कौन कौन से बनते हैं, जब त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई हो तो हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब त्रिभुज की तीनों माध्यिका दी गई हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो इसकी ज्यादा है और इसकी जो प्रायिकता आने की एग्जाम में वो कम है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं अगर हम इसी विषमबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना दें, ऐसा वृत्त जो तीनों भुजाओं को टच करे, उसे हम बोलते हैं अंत्यवृत्त। देखिए कैसे बनाएंगे। अगर हम इस विषमबाहु त्रिभुज के अंदर एक ऐसा वृत्त बना दें जो तीनों की तीनों भुजाओं को टच करे, कुछ इस तरह से, तो ऐसा वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करे इसे बोलते हैं हम लोग अंत्यवृत्त। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम कहेंगे इन सर्कल, इसको अंत्यवृत्त बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे इन सर्कल। ठीक, देखिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं लगातार एक एक टॉपिक को पूरा करता चलूंगा, आपको लगातार वीडियो मिलेंगी। ये वीडियोस आप रुकेंगी नहीं, आपको हर टॉपिक पर वीडियो मिलती रहेंगी। बस आप लोग जो है क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और यहाँ पर मैं आपको पूरा जो ट्रायंगल का टॉपिक है वो पूरा सोल्व कराऊंगा।
पीडीएफ भी आपको अगली क्लास में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया ट्रायंगल, इसकी भुजा ए बी सी, इसके अंदर बना दिया हमने एक अंतःवृत्त, ये होगी त्रिज्या। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा तीसरे नंबर का, अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसको बोलेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या। स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे रेडियस ऑफ इन सर्कल, और स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा अपॉन एस। जो डेल्टा है इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और जो एस है, एस का मतलब मैं आपको पहले बता चुका था, एस डिनोट करेगा अर्ध परिमाप को, तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होगा। इसी तरह से हम अब बना सकते हैं, एक हम ये लेंगे विषमबाहु त्रिभुज, और यहाँ पे अब एक ऐसा वृत्त बनाएंगे इसके चारों ओर जो तीनों शीर्षों को टच करेगा, भुजाओं को टच नहीं करेगा। एक ऐसा वृत्त त्रिभुज के बाहर, एक ऐसा वृत्त जो तीनों शीर्षों को टच करे, उसको बोलते हैं परिवृत्त यानी कि सर्कम सर्कल। तो इसको हम बोलेंगे क्या, परिवृत्त यानी सर्कम सर्कल। एक कुछ इस तरह से बनेगा, ये हमारा कैपिटल आर होगा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं परिवृत्त यानी कि सर्कम सर्कल, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होगा परिवृत्त की त्रिज्या, हम यहां पे लिखेंगे परिवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। कैपिटल आर यूज करेंगे यहाँ पे, कैपिटल आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा। कैपिटल आर बराबर होगा हमारा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए बी सी जो है त्रिभुज की भुजाओं को डिनोट करेगा, 4 अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है, और जो ये ट्रायंगल बना हुआ है इसे डेल्टा बोलते हैं, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को शो करेगा, ठीक है। तो हमारे इसके विषमबाहु त्रिभुज के 4 फॉर्मूले, चारों के चारों कंप्लीट हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज के अंदर। जी चलिए, अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हम करते हैं। समबाहु त्रिभुज, देखिए अगर हम त्रिभुज की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो समबाहु त्रिभुज का ही वेटेज है। सेकंड नंबर पे जो वेटेज है वो आपका समकोण त्रिभुज का वेटेज है, यानी समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर पे अधिक बार पूछे जाते हैं, और थर्ड पे पूछे जाते हैं समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज पर आधारित सवाल, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, परीक्षाओं के लिए। अब हम समबाहु त्रिभुज हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। हेडिंग हो जाएगी हमारी समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हों। मान लीजिए इसकी पहली भुजा ए है और दूसरी भुजा भी ए है और तीसरी भुजा भी इसकी ए है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, वो कहलाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। तो अगर आपको इस त्रिभुज की भुजा दी गई है, आपको इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई दी गई है, तो यहाँ पे एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई होगी। अगर हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा ना देख करके समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई हो, समबाहु त्रिभुज की हाइट दी गई हो, तो हम फिर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे ये बना देते हैं ऊंचाई। अगर मान लीजिए हमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है, हाइट दी गई है, मान लेते हैं हमें अगर समबाहु त्रिभुज की क्या दी गई है, ऊंचाई यानी कि हाइट दी गई है, तो हम फिर फॉर्मूला क्या यूज करें। तो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, या करके लिख दीजिएगा, और फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे एरिया बराबर
√3/3 और इनटू में हाइट का स्क्वायर। एरिया बराबर होगा √3/3 इनटू में हाइट का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना पढ़ लिया, अगर आपने इतना पढ़ लिया कि समबाहु त्रिभुज में अगर ऊंचाई दी गई है तो हम हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया बराबर √3/3 इंटू हाइट का स्क्वायर। तो आपने अभी आधा अधूरा पढ़ा है, इससे थोड़ी सी बात और आगे है। बात आगे ये है कि समबाहु त्रिभुज में इस ऊंचाई को हम लोग 3 नाम से पुकारते हैं। तो एग्जाम में कई बार गड़बड़ यही कर देगा, वो ऊंचाई शब्द का यूज नहीं करेगा, वो दूसरे शब्द का यूज करेगा इसकी जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊंचाई को जो है वो 3 नाम से पुकारते हैं। पहला तो ऊंचाई है, ऊंचाई, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लोग हाइट, HEIGHT, हाइट। दूसरे नंबर पे हम इसको शीर्ष लंब भी कह सकते हैं, शीर्ष लंब, शीर्ष से डाला गया लंब, इंग्लिश में इसको एल्टीट्यूड कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा कट गया बच्चों, ओके कोई बात नहीं, आप लिख लीजिएगा। और थर्ड नंबर पे इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका, माध्यिका भी इसको कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, इसको मीडियन, ठीक है। तो हम इसको 3 नाम से पुकारते हैं, ध्यान रखना। ये कि सिर्फ ऐसा समबाहु त्रिभुज में होता है, हर किसी त्रिभुज के अंदर नहीं होता है, और ज्यादा डिटेल में तो हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है, ऊंचाई को 3 नाम से पुकारते हैं, ऊंचाई यानी हाइट, शीर्षलंब यानी एल्टीट्यूड, और माध्यिका यानी कि मीडियन। तो एग्जाम में कई बार माध्यिका दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि माध्यिका दे दी, अब सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो माध्यिका ही ऊंचाई होती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ये वाली हाइट है, और जो ये हमारा जो साइड है ये वाली, और जो हाइट है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन चेक करते हैं। तो अगली हमारी हेडिंग होगी रिलेशन बिटवीन साइड एंड हाइट, यानी कि ऊंचाई, भुजा और ऊंचाई में संबंध। तो संबंध ये होता है बच्चों, साइड अपॉन हाइट बराबर होता है 2/√3। तो फॉर्मूला यूज करेंगे साइड अपॉन हाइट इज इक्वल टू 2/√3। और कहाँ यूज करेंगे, देखिए इसका बहुत सिंपल यूज है। सिंपल यूज ये है, अगर समबाहु त्रिभुज की आपको भुजा दी गई है और ऊंचाई पूछ ली है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, या इसका उल्टा कह लो, ऊंचाई दी गई है और भुजा पूछ ली है, तब भी आप इसका यूज करोगे। तो बहुत सिंपल है, अगर समबाहु त्रिभुज की आपको भुजा दी गई है और ऊंचाई पूछ ली गई है, या ऊंचाई दी गई है और भुजा पूछ ली गई है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब हम बात करते हैं, जिस तरह से हमने विषमबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया था, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज के अंदर भी क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर देखिए वृत्त बनाएंगे, एक अंतःवृत्त बनाएंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अंतःवृत्त। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं बच्चों इन सर्कल। इसकी त्रिज्या को स्मॉल r से हम लोग शो कर देंगे। तो अगला फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला नंबर 4 बनेगा हमारा, फॉर्मूला नंबर जो 4 है वो बनेगा हमारा, थोड़ा सा लिख देते हैं। ये बनेगा अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ इन सर्कल, और स्मॉल r से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फॉर्मूला होगा √3 इंटू में साइड और अपॉन में आ जाएगा 6 बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला पढ़ा, ये जो अंतःवृत्त था इसकी त्रिज्या का फॉर्मूला पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसी के एरिया का, यानी इसी अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिख देंगे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ इन सर्कल, और ये फॉर्मूला होगा आपका पाई इंटू में साइड का स्क्वायर और अपॉन में 12। तो 2 फॉर्मूले हमारे यहाँ पे अंतःवृत्त के हो गए। तब हम बात करते हैं परिवृत्त की, बात करते हैं सर्कम सर्कल की बात करते हैं।
तो ऐसा सर्कल जो त्रिभुज के बाहर बनाया गया हो और त्रिभुज के तीनों शीर्षों को क्या करे, टच करे, ठीक है, उसे बोलते हैं परिव्रत यानी कि सर्कम सर्कल। और इसकी त्रिज्या का फॉर्मूला, छठा फॉर्मूला, अंतःव्रत की त्रिज्या का फॉर्मूला, अंतःव्रत की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सॉरी गलत हो गया, परिव्रत आएगा यहां पर, परिव्रत, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। तो यह फॉर्मूला होगा √3 में साइड और अपॉन में 3। फॉर्मूला नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग, परिव्रत का क्षेत्रफल, परिव्रत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा पाई में साइड का स्क्वायर और अपॉन में 3। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले हो गए, 2 अंतःव्रत के, 2 परिव्रत के। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं, अब मैं एक ही समबाहु त्रिभुज के अंदर 2 व्रत बना दूंगा, एक अंतःव्रत और दूसरा परिव्रत, ठीक है। एक ही समबाहु त्रिभुज में अब मैं 2 व्रत बनाऊंगा, एक अंतःव्रत और दूसरा परिव्रत, और इनकी त्रिज्याओं में रिलेशन चेक करते हैं। ये एक ही समबाहु त्रिभुज के अंदर 2 व्रत बन गए हैं, अंतःव्रत की त्रिज्या को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया और परिव्रत की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ देखेंगे हम लोग कि इन दोनों की त्रिज्याओं में क्या रिलेशन होता है। देखिए जो ये रिलेशन है ये एक कांस्टेंट रिलेशन है, हमेशा यही रहेगा। रिलेशन ये है कि परिव्रत की जो त्रिज्या है वो अंतःव्रत की त्रिज्या से हमेशा दुगनी होगी। दोबारा सुन लीजिएगा, परिव्रत की जो त्रिज्या है वो अंतःव्रत की त्रिज्या से हमेशा दुगनी होगी। या इसको अगर उल्टा बोलना चाहें तो आप उल्टा भी बोल सकते हैं। उल्टा किस तरह से बोल सकते हैं कि अंतःव्रत की जो त्रिज्या है वो परिव्रत की त्रिज्या की आधी होगी। तो इस पे डायरेक्टली सवाल कई बार पूछे गए हैं परीक्षाओं के अंदर। परीक्षा में सवाल किस तरह से पूछा जाता है, परीक्षाओं में सवाल पूछा जाएगा, यदि एक समबाहु त्रिभुज में अंतःव्रत की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसके परिव्रत की त्रिज्या क्या होगी। तो आपको वहां पे कोई फॉर्मूला वगैरह अप्लाई नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बोलना है कि त्रिज्या होगी 20, डबल कर देना है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, आप लोग नोट करिएगा। मैं पॉइंट भूल गया कौन सा पॉइंट चलेगा, चलिए मैं स्टार लगा देता हूँ, पॉइंट आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे परिव्रत की त्रिज्या अनुपात अंतःव्रत की त्रिज्या, और दोनों के बीच अनुपात होगा 2:1। 2:1 का मतलब है कि परिव्रत की जो त्रिज्या है अंतःव्रत की त्रिज्या से हमेशा डबल होगी, दुगनी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए जब इनकी त्रिज्याओं में कांस्टेंट रिलेशन है, हमने ये समझ लिया कि इनकी त्रिज्याओं में कांस्टेंट रिलेशन है, तो एक डेफिनेटली बात है इनके क्षेत्रफल में भी एक कांस्टेंट रिलेशन होगा। तो देखते हैं इनके क्षेत्रफल में कांस्टेंट रिलेशन क्या है। चलिए तो परिव्रत का जो क्षेत्रफल है वो अंतःव्रत के क्षेत्रफल का हमेशा 4 गुना होता है, 4 टाइम्स होता है, ध्यान रखिएगा। परिव्रत का क्षेत्रफल अंतःव्रत के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है, या इसको उल्टा बोल सकते हैं कि अंतःव्रत का जो क्षेत्रफल है वो परिव्रत के क्षेत्रफल का 1/4 होता है, चौथाई होता है, ठीक है। तो इस पे भी डायरेक्टली कई बार सवाल पूछे गए परीक्षा में। आपकी सवाल पूछा जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, पूछा जाएगा 15 वर्ग दिया जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर है, और आपसे पूछेगा तो इसके परिव्रत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली बस 4 गुना कर देना, यानी कि 15 चौका 60, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला पॉइंट लिख लेते हैं, परिव्रत का क्षेत्रफल अनुपात अंतःव्रत का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 4:1, यानी कि 4:1, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले हमारे यहाँ पर हो गए हैं त्रिज्या को और एरिया को लेकर के। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले पॉइंट में क्या है देखिएगा, अगर एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से, तो आप लोग लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग नोट करिएगा पॉइंट बना करके। यदि समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर की ओर, यदि समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से, यदि समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां, डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः P1, P2 व P3 दी गई हों, P1, P2 व P3 दी गई हों, तो त्रिभुज की भुजा, और यहां पर आप स्टॉप कर दीजिए इसको, त्रिभुज की भुजा, यहां पे आप क्या कर दीजिए, इसको स्टॉप कर दीजिएगा और देखिएगा जरा प्लीज। हमने बोला आपको इस समबाहु त्रिभुज के अंदर कहीं एक बिंदु है, कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो बीच में होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है। फिलहाल मैं बिंदु को यहां ले लेता हूं, यहां, और इस बिंदु से तीनों भुजाओं पे डाल देता हूं लंब, और इन लंबों की लंबाइयां दे देगा, इसे बोलते हैं लंबिक दूरियां, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको P1 से मेंशन कर देंगे, इसको P2 से मेंशन कर देंगे, इसको P3 से मेंशन कर देंगे। अगर इन तीनों लंबों की लंबाइयां आपको दे दी है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिया है ये, अगर तीनों लंबों की लंबाइयां दे दी हैं और आपसे त्रिभुज की भुजा पूछी है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछा है, या त्रिभुज का परिमाप भी पूछा है, तो देखिए परिमाप बताने के लिए भी भुजा चाहिए और क्षेत्रफल बताने के लिए भी भुजा चाहिए। तो इसकी भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, भुजा निकालने का फॉर्मूला होगा साइड बराबर 2 ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3 और अपॉन में √3। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड अंतिम फॉर्मूला था। समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले हमारे हो गए कंप्लीट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं समकोण त्रिभुज की तरफ। चलिए अब हमारी अगली हेडिंग होगी, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए समकोण त्रिभुज की तरफ बढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे सर समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले नहीं है क्या? समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला कोई नहीं होता, उसका हम जो एरिया निकालते हैं या तो समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले की सहायता से निकालते हैं या फिर हीरोज फॉर्मूले की सहायता से निकालते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं हम लोग क्या? समकोण। देखिए एक यही ट्रायंगल अनोखा है। 6 प्रकार के ट्रायंगल आपको पढ़ाए थे मैंने, तो 6 प्रकार के ट्रायंगल में एक यही प्रकार का ट्रायंगल इतना अनोखा है, इतना विशेष है कि इसकी तीनों भुजाओं के भाई अपने अपने नाम है। बाकी किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के अपने अपने नाम नहीं है, सिर्फ ये एक अनोखा ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाओं के अपने अपने खुद के नाम हैं। तो देखते हैं कि तीनों भुजाओं के नाम क्या हैं। इसको हम कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, इसको बोलेंगे हम लोग लंब यानी इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर, और इसको बोलेंगे हम लोग आधार, इंग्लिश में बोलेंगे इसको बेस। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो तीन भुजा हैं कर्ण, लंब और आधार, इन तीनों में एक कांस्टेंट रिलेशन होता है। तो वो कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है चलिए देखते हैं। वो कांस्टेंट रिलेशन ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अपना लिख ले यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हम इसी को बोलते हैं। और इसका क्या यूज है? देखिए इसका यूज, जो महत्वपूर्ण यूज है इसका ये है कि इन तीनों भुजाओं में से आपको 2 भुजा दे देगा, तो तीसरी भुजा की जरूरत के लिए यानी तीसरी भुजा निकालने के लिए आप इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है। दूसरी बात आती है कि इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया जो होगा, एरिया बराबर जो होगा वो 1/2 इंटू में बेस और इंटू में हाइट, यानी कि आधार गुना ऊंचाई।
अब देखिए होता क्या है, बच्चे सोचते हैं कि ये फॉर्मूला हमने समकोण त्रिभुज के अंदर पढ़ा है, तो इस फॉर्मूले को हम सिर्फ समकोण त्रिभुज में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और त्रिभुज में यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल गलत सोचते हैं। हम इस फॉर्मूले का यूज 6 के 6 जो आपको ट्रायंगल लिखवाए वहां पर कर सकते हैं। बस हमें इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो बेस और एक हाइट। अगर आपको किसी भी त्रिभुज के अंदर बेस और हाइट दिए गए हैं तो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो विषम बाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समद्वीप बाहु त्रिभुज हो, चाहे वो कोई सा भी प्रकार का त्रिभुज हो। तो इस फॉर्मूले का यूज हम 6 के 6 प्रकार के जो ट्रायंगल है वहां पर कर सकते हैं। बस इसको यूज करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो बेस और दूसरा हमें चाहिए हाइट। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी समकोण त्रिभुज के अंदर एक परिव्रत बना दें, क्या बना दें, हम एक परिव्रत बना दें समकोण त्रिभुज के अंदर, तो इस समकोण त्रिभुज के परिव्रत की त्रिज्या क्या होगी। एग्जाम थोड़ा सही नहीं बना बच्चों, ये चित्र जो है इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। बन जा भाई, क्यों परेशान हो रहा, बनिया ही नहीं, गड़बड़ बन रहा है। ओहो, चलो पहले एक काम करते हैं, पहले बनाते हैं सर्कल, अब बनाते हैं ट्रायंगल। थोड़ा सा दिक्कत कर रहा भाई, चलिए भाई बना तो दिया ही, बच के कहाँ जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो ये बन गया हमारा एक समकोण त्रिभुज का बन गया एक परिव्रत सर्कम सर्कल बन गया। अगर इस सर्कम सर्कल की त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, तो इसकी रेडियस हम कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहां पे लिख देंगे परिव्रत की त्रिज्या, परिव्रत की त्रिज्या, और इसको स्मॉल आर से या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करो तो तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पे कोई अधिनियम तो बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो परिव्रत की त्रिज्या यहाँ पे हो जाएगी, जो कर्ण की लंबाई दी हुई है आपको, कर्ण की लंबाई दी हुई, जो इसकी लंबाई देगा, हाइपोटेनस की लंबाई देगा, इसका आपको सिर्फ आधा करना है, खत्म बात। अगर मान लो इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो 10 का आधा कर देंगे तो 5 हो जाएगी हमारी, क्या 5 हो जाएगी हमारी इसके परिव्रत की त्रिज्या। अगर बात करते हैं हम लोग अंतःव्रत की त्रिज्या की बात करें, तो अंतःव्रत की त्रिज्या क्या होगी वो भी देख लेते हैं यहाँ पर साथ के साथ ही। चलिए अंतःव्रत की त्रिज्या, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं भुजाओं को, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी अंतःव्रत की त्रिज्या निकालने के लिए, अंतःव्रत की त्रिज्या निकालने के लिए हम डेल्टा अपॉन एस लगा सकते हैं, और डेल्टा का मतलब हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 इंटू बेस, बेसियरा, और इंटू में हाइट एरी सी, अपॉन में एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का योग, तो ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाय 2 बच्चों। तो क्या होगा, ये 2 से 2 क्या होगा बताओ, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा आपका बी इंटू सी, यानी कि बेस इंटू में हाइट, और अपॉन में आप लिख देना पेरीमीटर। तो ये इसका फाइनल फॉर्मूला बन गया इसकी अंतःव्रत की त्रिज्या निकालने का, रेडियस निकालने का। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, बेस इंटू हाइट अपॉन पेरीमीटर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट। अभी हम एक इंपॉर्टेंट बात और करते हैं, चलिए अब देखिए हम क्या बात करते हैं। अभी मैंने आपको एक पाइथागोरस प्रमेय लिखवाई थी, और पाइथागोरस प्रमेय थी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तीन भुजाओं का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और इस तीनों भुजाओं के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं, हिंदी में त्रिक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिक, त्रिक कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपको 14 ट्रिपलेट रटने हैं,
ये 14 ट्रिपलेट क्यों रटने हैं? अब आप बोलेंगे सर जब पाइथागोरस प्रमेय हमारे सामने है तो हम उसका यूज करके निकालेंगे। ये 14 ट्रिपलेट आपको इसे रटने हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली ट्रिपलेट के ऊपर आधारित होता है, बहुत बार होता है। और इन ट्रिपलेट का यूज यहाँ त्रिभुज के अंदर ही नहीं होगा, इन ट्रिपलेट्स का जो यूज है वो आपका इस त्रिभुज के अंदर होगा, आयत के अंदर होगा, समचतुर्भुज के अंदर, रोम्बस के अंदर होगा, शंकु जब पढ़ेंगे कोण उसके अंदर होगा, ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर होगा, और जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी होगा। ठीक है, तो इन ट्रिपलेट्स का जो यूज है वो बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको 14 ट्रिपलेट रट्टा मानना है इनका। ठीक है, और आप सोचेंगे 14 ट्रिपलेट रट्टा कैसे मानेंगे? भाई सब लग जाता है रट्टा, मुझे तो पूरा मैथ रटा हुआ है। ठीक है, तो आप तो पूरा रट्टा मतलब इतना सा काम आप रट सकते हैं। और इस ब्रह्मांड में कुछ भी चीज ऐसी ही नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, हर चीज पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम ट्रिपलेट हेडिंग डालेंगे, ट्रिपलेट्स हेडिंग हो जाएगी हमारी। तो एक तरफ लिख लेंगे कर्ण, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे यहाँ पे हाइपोटेनियस, लंब यानी परपेंडिकुलर, और आधार यानी बेस। तो देखिए पहला ट्रिपलेट, अगर किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है और ये कर्ण 5 है, तो भाई साहब बिल्कुल फिक्स है इसकी जो बाकी दो भुजा होंगी वो 3 और 4 होंगी, ध्यान रखना। और एक बात और बता दूं, जितने भी ट्रिपलेट होंगे, हालांकि 14 ट्रिपलेट में आपको लिखवाऊंगा, लेकिन ट्रिपलेट तो और भी बहुत ज्यादा है। जितने भी ट्रिपलेट हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, ऐसा मान लीजिए कि ब्रह्मांड में जितने भी ट्रिपलेट हैं, एक यही ऐसा अनोखा ट्रिपलेट है जो क्रमागत है। यानी कि आप देख सकते हैं 3, 4 और 5। तो एक एग्जाम में कई बार पूछ रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमागत संख्या में है तो त्रिभुज का एरिया बताइए। तो क्रमागत संख्या में से 3, 4 और 5 हो सकती है। बड़ा यूनिक ट्रायंगल है, ऐसा कोई ट्रायंगल है नहीं इसके जैसा। ठीक है, चलिए इसकी तीनों भुजाएं क्रमागत मतलब कंटिन्यूस सीरीज के अंदर है। दूसरा ट्रिपलेट होगा अगर समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई 10 हो तो बाकी दो भुजा 6 और 8 बिल्कुल फिक्स है। तीसरा होगा अगर ये 15 होगी तो ये 9 और ये 12 बिल्कुल फिक्स है। अगर कर्ण की लंबाई 20 होगी बच्चों तो ये 12 और 16 बिल्कुल फिक्स है। पांचवा ट्रिपलेट अगर ये 25 होगी बच्चों तो ये 15 और 20 बिल्कुल फिक्स है। और इसका एक और होता है या 24 और 7, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा 25 वाला, और ये 5 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, तो सारे ही है। ठीक है ना। छठी की हम बात करें, अगर कर्ण की लंबाई 30 होती है तो बाकी दो भुजा जो होंगी वो होंगी 18 और 24, कंफर्म है। सातवां ट्रिपलेट है अगर त्रिभुज का कर्ण जो है हाइपोटेनिस जो है वो 13 होता है तो बाकी दो भुजा 12 और 5 होती हैं। आठवें की बात करें, अगर ये 26 होता है तो ये 24 और 10 होती है। अगर हम बात करें 9वें ट्रिपलेट की, तो कर्ण अगर 17 होगा तो बाकी दो भुजा 15 और 8 होंगी। अगर मैं बात करूं 10वें ट्रिपलेट की तो ये 34 होगा तो ये 30 और 16 होंगी। अगर मैं बात करूं 11वें ट्रिपलेट की, तो 11वां ट्रिपलेट जो होगा वो हमारा होगा 29 का, तो 20 और 21 होंगी बच्चों। और अगर हम बात करें 12वें ट्रिपलेट की, तो 12वां ट्रिपलेट हमारा जो होगा 41 वाला होगा, तो इसकी 40 और 9 हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं 13वें ट्रिपलेट की, तो 13वें ट्रिपलेट में जो भाई मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, है ना, तो 13वां जो ट्रिपलेट होगा वो हमारा होगा 61, 60 और 11 का। ठीक है, ओके, वेरी गुड, सही, 61, ये 60 और 11। और अगर मैं 14वें ट्रिपलेट की बात करूं तो 2q + 1, तो बाकी दो जो होंगे वो 2q - 1 और 2q होंगे। ठीक है, तो ये 14 ट्रिपलेट हो गए। और ये 14 के 14 ट्रिपलेट आपको जो है ये इसी चैप्टर के अंदर काम नहीं आएंगे, आपको बहुत जगह पर काम आएंगे। और अब हम अगले एपिसोड में ट्रायंगल की एक्सरसाइज को हल कर देंगे। और इस ट्रायंगल की जो एक्सरसाइज की जो पीडीएफ है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आप वहां से क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप देखिए अपने दोस्तों में इसको फैला दीजिएगा। इसी तरह से आपको प्रॉपर वीडियोस मिलती रहेंगी डेली, ये मेरा प्रॉमिस है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ज़्यादा ज़्यादा लाइक और ज़्यादा शेयर कीजिएगा, यही मेरी आपसे जो है एक रिक्वेस्ट है। बस इसी के साथ बच्चों हम लोग जो है विदा लेते हैं, बाय। और अगले एपिसोड नंबर जो 4 है उसकी तैयारी करते हैं। धन्यवाद।